20 जुलाई 1969 ये वो तारीख है जब अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने इतिहास रचा था। अपोलो मून मिशन के तहत पहली बार किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने चांद पर पहुंचने के साथ ही इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा दिया। उनके बाद उनके साथी बज एल्ड्रिन चांद पर उतरे थे। इस स्पेस मिशन में तब 25 अरब डॉलर यानी कि आज के मुताबिक करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अमेरिका में 29 जुलाई 1958 को नासा का गठन हुआ था और इसके 11 साल बाद ही स्पेस एजेंसी ने कीर्तिमान रच दिया। इसी के साथ स्पेस वॉर में अमेरिका ने दूसरे सभी देशों को पीछे छोड़ दिया। अपोलो 11 मिशन को मिलाकर अब तक कुल 12 बार लोग चांद पर पहुंच चुके हैं। हालांकि कई थ्योरीज ऐसी भी हैं जिनके मुताबिक नासा का मशहूर अपोलो मिशन एक बहुत बड़ा झूठ था। रूस की रोसकोसमोस स्पेस एजेंसी के पूर्व चीफ दिमित्री रोगोजिन ने इसी साल मई में कहा था कि अब तक इस बात के पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं है कि अमेरिका कभी चांद पर पहुंचा भी था। 1950 के बाद से ही दुनिया की दो ताकतवर शक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्पेस वॉर छिड़ चुकी थी। सोवियत संघ ने लूना मिशन के जरिए अंतरिक्ष में अपनी दखल अंदाजी बढ़ानी शुरू की। जनवरी 1966 में लूना 9 ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया। ऐसा करने वाला वो पहला स्पेस क्राफ्ट था। उधर अमेरिका भी अब तक स्पेस में कई स्पेस क्राफ्ट भेज चुका था। 1962 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी घोषणा कर चुके थे कि 60 के दशक के अंत तक अमेरिका चांद पर इंसान को भेजेगा। कैनेडी की इस घोषणा के बाद नासा मिशन की तैयारियों में लग गया। एक कठिन ट्रेनिंग के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को इस मिशन के लिए चुना गया। 5 साल बाद टेस्टिंग के लिए 1966 में नासा ने अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा। आखिरकार 16 जुलाई 1969 में अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को कैनेडी स्पेस सेंटर से चांद के सफर पर भेजा गया। अमेरिका के समय अनुसार सुबह 9:35 पर अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 11 ने उड़ान भरी। नासा के मुताबिक करीब 65 करोड़ लोगों ने इस नज़ारे को टीवी पर देखा। 76 घंटे में स्पेसक्राफ्ट 2,40,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। 19 जुलाई को स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया। अगले दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ईगल मॉड्यूल के जरिए स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गए और चांद की सतह पर जाने की तैयारी करने लगे। उनके मॉड्यूल में केवल 30 सेकंड का ईंधन ही बचा था और अभी भी दोनों चांद की सतह से दूर थे। दुनिया भर के लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी थी। 20 जुलाई को शाम 4:17 पर स्पेस सेंटर में वैज्ञानिकों को नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तरफ से एक मैसेज मिला। इस मैसेज में आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, हम लैंड कर चुके हैं। इसी के साथ पूरा अमेरिका खुशी से झूम उठा। इसके कुछ देर बाद एल्ड्रिन भी चांद की सतह पर उतरे। दोनों वहां करीब 2.5 घंटे रहे। उन्होंने चांद की सतह पर अमेरिका का झंडा भी लगाया और रिसर्च के लिए सतह से मिट्टी इकट्ठी की। अब अपोलो 11 के लिए अगला टास्क था वापस धरती पर आना। स्पेस कैप्सूल को बहुत ही सटीक एंगल पर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल होना था। जब कोई चीज 24,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से वायुमंडल से टकराती है तो इससे एक भयानक आग का गोला बनता है। ऐसे में चैलेंज ये था कि अगर उनकी स्पीड ज्यादा होगी तो स्पेसक्राफ्ट तेजी से हीटअप होकर जल जाएगा। वहीं अगर उनकी स्पीड बहुत कम हुई तो स्पेसक्राफ्ट वायुमंडल से बाहर निकल जाएगा। 3 मिनट के कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक सफल एंट्री का सिग्नल दिया। हिस्ट्री.com के मुताबिक सागर में स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग के साथ ये मिशन खत्म हुआ। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक चांद पर इंसान के कदम रखने के 1 साल बाद ही इन बातों का भी अफवाह मिलने लगी थी कि नासा का अपोलो मून मिशन झूठ था। 1969 में हुए सर्वे के मुताबिक उस वक्त करीब 30% अमेरिकी ऐसे थे जो अपोलो 11 की पूरी कहानी को झूठा मानते थे। इसके बाद 1976 में अमेरिका की नेवी के पूर्व अफसर और नासा के मून मिशन का हिस्सा रहे बिल कैंसिंग ने एक किताब पब्लिश की जिसका नाम था वी नेवर वेंट टू द मून, अमेरिका $30 बिलियन स्विंडल। अपनी इस किताब में कैंसिंग ने उन तमाम थ्योरी का जिक्र किया था जिससे अमेरिका का मून मिशन झूठा साबित होता। हालांकि किताब सामने आने के बाद अमेरिका सहित कई बड़े देशों के साइंटिस्ट ने इन थ्योरीज को खारिज करते हुए इनकी काउंटर थ्योरी भी बताई। कैंसिंग उन कंपनी में बतौर टेक्निकल राइटर काम करते थे जिसने नासा के अपोलो मिशन के रॉकेट सैटर्न वी के लिए इंजन बनाया था। बिल कैसिंग की किताब में कई ऐसे दावे किए गए हैं जिसे पढ़ने के बाद लोगों ने उनकी किताब और थ्योरी का समर्थन किया। नासा के मुताबिक उन्होंने अमेरिकन झंडा चांद की धरती पर लगाया था और उसमें वो झंडा लहराता हुआ दिखाया गया है। लेकिन बिल कैसिंग की थ्योरी के मुताबिक चांद पर कोई वातावरण नहीं होता। ऐसे में वहाँ हवा नहीं हो सकती। वैक्यूम में झंडा लहराना नामुमकिन है।
नासा के एस्ट्रोनॉट्स के मुताबिक उन्होंने चंद्रमा की सतह पर अपने पैरों के निशान के फोटोग्राफ भी भेजे थे, लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक चंद्रमा पर नमी की कमी की वजह से इस तरह के निशान नहीं पड़ सकते। एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा कुछ फोटोग्राफ ऐसे भी भेजे गए जिसमें चांद की सतह से आसमान का नजारा भी दिखाया गया था, लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक चांद की तस्वीरों में एक भी तारा नहीं दिखा, जबकि वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, तो फोटो बिगड़ने की वजह से तारे नजर नहीं आने का सवाल ही नहीं उठता। नासा के एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा चांद की सतह से कुछ फोटोग्राफ ऐसे भी भेजे गए जिसमें एस्ट्रोनॉट्स की परछाई साफ साफ दिखाई दे रही थी। चांद पर कोई रोशनी नहीं होती तो फिर अंतरिक्ष यात्रियों की परछाई कैसे नजर आ रही है? अगर ये सूरज की रोशनी की वजह से है तो सारी परछाई पैरेलल होनी चाहिए। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक मून लैंडिंग की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत ये भी कहा जाता है कि मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर स्टैनले क्यूब्रिक ने नासा के लिए मून लैंडिंग को एरिया 51 में फिल्माया था। एरिया 51 में अमेरिका नेवादा में एयर फोर्स का एक क्लासिफाइड बेस है। दरअसल स्टैनले क्यूब्रिक को हॉलीवुड के बेस्ट डायरेक्टर में से एक माना जाता है। उन्होंने 1969 में चांद पर इंसान के कदम पड़ने से ठीक एक साल पहले 1968 में 2001 अ स्पेस ओडिसी नाम की फिल्म बनाई थी, जिससे स्पेस और चांद से जुड़े कई सीन फिल्माए गए थे, जिससे साबित होता है कि उस वक्त हॉलीवुड के पास इस तरह की सीन फिल्माने की तकनीक मौजूद थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी शानदार वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।